चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। मंचासीन आदरणीय अतिथियों से अनुरोध है कि वे परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के सत्र का शुभारंभ करें। इस दिए को मान दे आलोक आयुष्मान होगा, सिर्फ इतना भी करेंगे तो बड़ा अवदान होगा। कीजिए आभार बारंबार आदर कीजिएगा, इस दिए पर सैकड़ों सूरज निछावर कीजिएगा। रजत जयंती के द्वितीय सत्र के शुभारंभ पर आप सभी करतल ध्वनि के साथ साक्षी बने। आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं व्याख्यानमाला समिति के सदस्य श्री अशोक जी शर्मा को। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त भारतीय सेना से सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध एक अच्छे महान योद्धा के रूप में आप जाने जाते हैं। आपने जम्मू कश्मीर पंजाब में आतंक विरोधी गतिविधियों एवं सीमा पार के हमलों का बहादुरी से सामना किया है। आपने कारगिल युद्ध के समय अपनी बटालियन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया तथा इसके लिए आप विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किए गए हैं। तत्पश्चात किश्तवाड़ में आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए आपने अपनी बटालियन का पहाड़ी क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया तथा सेना मेडल से सम्मानित किए गए। आपने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्प विनाश क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिष्ठित रोमियो बल पुंज राजौरी क्षेत्र में किया। आपने 2 बार प्रतिष्ठित डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पद को सुशोभित किया है। आज आपने सैन्य व असैन्य गतिविधियों पर लगभग 23 पुस्तकें और 100 के लगभग शोध पत्र लिखे हैं। वर्तमान में आप इंडियन मिलिट्री रिव्यू के सह संपादक हैं। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से सैन्य विभाग में विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एवं एमफिल तथा हाल ही में वहीं आपने दक्षिण एशिया में सीमित युद्ध विषय पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ऐसे हमारे मुख्य वक्ता के स्वागत के लिए आमंत्रित है व्याख्यानमाला समिति के सदस्य एवं लोकमान्य तिलक विद्यालय के प्राचार्य
जिसमें कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों हेतु एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के पुरस्कार आज यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम प्रथम पुरस्कार हेतु श्री रवि रावत सांस्कृतिक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री हर्ष राठौर, गुरुकुल विद्यालय उज्जैन के छात्र ने। प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने क्या है श्री विशाल मौर्य, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन। श्री हितेश कुमार सिंधे, श्री प्रवेश शुक्ला, इन्होंने भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है। केशव अर्चना है तो आमंत्रित है पूर्वा तापसे एवं चित्रांगी। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, तभी वासना थी न लोकेशना की जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्रों मनों में वही जागृता हो, सहस्रों मनों में वही जागृता हो, उठे हिंदू स्वातंत्र की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। कैसे मान ले हम हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम आ गया स्वातंत्र्य, फिर भी चेतना आने न पाई। आ गया स्वातंत्र्य, फिर भी चेतना आने न पाई। प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस भयंकर उर्मी को पतवार कैसे मान ले हम हो गए हैं स्वप्न सब साकार। सीमाओं पर सेना को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे ही व्यक्त करेंगे हमारे मुख्य वक्ता, जो देश की पीड़ा तपन संत्रास कहते हैं। देश की पीड़ा तपन संत्रास कहते हैं, ये बातें नहीं इतिहास कहते हैं। आमंत्रित है मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनों, हमारे देश में सुरक्षा के विषयों पर जानकारी तकरीबन नहीं के बराबर, लेकिन उससे भी जो ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि सुरक्षा के विषयों के प्रति एक अजीब किस्म की उदासीनता, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे घर से तो बहुत दूर है। और याद रखिए कि जो मुगल बादशाह था दिल्ली में, जब नादिर शाह आया तो जब उसको बोला गया कि साहब वो नादिर शाह की फौजें आ रही हैं, तो उसने क्या कहा था, अब दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, अभी वो बहुत दूर है साहब, अभी तो सीमा पे। तो बोले साहब अब तो वो कुरुक्षेत्र तक आ गई है। तो बोले आप दिल्ली दूर है, कभी भी दूर है। और वो बोले कि साहब ये जो नाच गाना है ये जारी रहे। और इसी तरह हमने मार खाई, एक बार नहीं, अपने इतिहास में अनेकों बार हम जो है अपने अरियों के हाथों हम पिटे हैं, और उन्होंने हमारी सभ्यता को तहस नहस करने की कोशिश करी। और ये इतिहास का एक अचंभा है कि इतनी बार हम पे दुश्मन आए, इतने आक्रमण हुए, और तब भी हमारी संस्कृति की जो एक धारा है वो आज भी जिंदा है। तो मैं देवी और सज्जनों आपको आज अवगत कराने की कोशिश करूंगा अपनी सुरक्षा की चुनौतियों से, जो हमारी सीमा पर निरंतर बढ़ती जा रही है। और मैं जो कहने जा रहा हूं,
मैं किसी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा, मैं किताबें पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूं ये जो बातें मैं कहूंगा। 41 साल मैंने इस देश की सेना में सेवा करी और इस सेवा के दौरान कई बार मुझे मौका मिला है, तकरीबन हर कमांड जो मेरी रही है वो लड़ाई के इलाके में रही है, मेरे कान के दाएं बाएं से गोलियां चलती रही। कई बार हमको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है इस देश के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि खासकर जम्मू कश्मीर में तो मैंने कोई 10 साल से ज्यादा लगातार सेवा करी वहां पर। और इस सेवा के दौरान कई बार काफी जो है जोरदार लड़ाइयां हमने देखी, जोरदार अभियान हमने देखे जिसमें काफी क्षति हुई हमारे जवानों की। और बड़ी मुझे खुशी इस चीज की है कि जो हमारे जवान साहसी, धैर्य, वो टस से मस नहीं हुए। और मेरे कई बारी ऐसे भी वाकया आए कि जब मैंने हाथ पकड़ा है अपने जवान का इस तरह, जबकि वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और आपके साथ कभी एक बार ऐसा हो जाए कि आप उस आदमी का हाथ पकड़े जिसके बदन में कोई 32-36 गोलियां छलनी कर गई है, आखिरी सांसें वो ले रहा है, वो आपकी आंख में देख के बोल रहा है साहब मुझे पानी पिला दीजिए, तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जब से आजादी हुई है हमारे 10,000 से भी ज्यादा सैनिक जम्मू कश्मीर प्रांत की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 10,000 से भी ज्यादा सैनिक इस प्रांत की रक्षा करते हुए शहीद हुए। आपकी सेना इस वक्त काफी सशक्त सेना है, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना। आपकी वायु सेना इस पूरे विश्व में चौथी बड़ी वायु सेना, आपकी नौसेना 5वीं बड़ी नौसेना। और तकरीबन हर लड़ाई आजादी के बाद हमने जीत के दी है इस सरकार। हर लड़ाई, कोई लड़ाई ऐसी नहीं जिसमें हमें, सिवाय 1962 में जब हम धोखे से हमारे पे वार हुआ, जिसमें हमारी सेना को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हर लड़ाई हमने इस सरकार को जीत के दी है। और हमारी जो विजय की चरम सीमा सन 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में आई, जबकि हमारी सेना ने, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 14 दिन के अंदर बांग्लादेश जैसी नदियों से भरी हुई इलाके में हमारी सेनाओं ने बहुत तेजी से एडवांस किया और 14 दिन में बांग्लादेश की राजधानी ढाका पे हमारी विजय पताका फहरा रही थी। और 93,000 कैदी, 93,000 पाकिस्तान की फौज के कैदी अपना सिर पकड़कर वो तार के पीछे जानवरों की तरह डाल दिए गए थे। ये हमने अपनी कमीशन शुरू करी थी इस लड़ाई के साथ। हमको, हमारे कोर्स को, मेरे बैच को 1 महीना पहले कमीशन दे दी गई कि अब लड़ाई होने वाली है, तुम लोग जाओ। 10 दिन की छुट्टी मिली, ट्रेन में डाला, घर गए, अपने माँ बाप के दर्शन किए और सीधा उठा के अपना सामान हम लोग पहुंच गए। सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो पूरी हेलमेट लगा के, स्टैंड लगा के हमारे जवान खड़े थे, चलिए साहब लड़ाई शुरू हो गई, आपकी पलटन तो अंदर है बांग्लादेश में। और वो पहली रात हम लोग बिल्कुल नए थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, एक फूल कंधे पे था, बिल्कुल नए थे। और हम में से कितने सारे मेरे साथी जो हैं वो शहीद हुए पहली रात को। कितनों की आज प्लास्टिक की बाहें हैं, प्लास्टिक की टांगें हैं, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा इत्मीनान है कि एक शानदार और ऐतिहासिक जीत में हमने योगदान दिया। ये पाकिस्तान जो इतना चिल्लकाओं करते रहते हैं, हम ये है, हम 10 हिंदुस्तानियों के बराबर हैं, फला फला फला, ये 2 टुकड़े हो गया था ये देश। और पाकिस्तान की जो सेना के वहां कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सिताराए पाकिस्तान, अपना सिर बच्चों की तरह फपक फपक कर रो रहे थे। ये भी हमने दृश्य देखा हुआ, फपक फपक कर रो रहे थे कि पिंडी में बैठे हरामजादों ने मरा दिया। ये बोल रहा था कि ये रावलपिंडी में बैठे इन्होंने हमें मरा दिया। तो ये साहब आपकी जो सेनाएं हैं सबल हैं, सशस्त्र हैं, योग्य हैं और काफी ताकत है इस देश में। अब अफसोस ये होता है और तब होता है जब हम लड़ाई आपको जीत के देते हैं और आप हमारी जीती हुई लड़ाई हार दें,
नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठ के आप वो संधि करने बैठ जाए, तो ये तो साहब फिर वही पुरानी बात हो गई ना। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा के वापस भेज दिया, जाओ। वो बोले साहब भाग रहे हैं, साहब इनको खत्म करे। अरे भाग रहा है, भागने दो इसको। हम राजपूत भागते हुए थोड़ी ना पीठ पे वार करते। तो क्या हुआ साहब, 18वीं बार वो आए, आपका भाई उससे जाके मिला। कोई जयचंदों की कमी है इस देश में? आपका भाई उसके साथ जाके मिला और उसको बेचारे को हरवाया। और जब उन्होंने उसको हराया, उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, उसकी आंखें निकाल दी, ताकि जिंदगी मौत से भी बदतर आप किसी इंसान को अंधा करके अपना कैदी बना के रखें। यह हाल किया उसका, यह उसकी उदारता का उसको सबक मिला। लेकिन अफसोस यह है कि हम सबक सीखते नहीं साहब, बार बार हम वही गलतियां करते। इस देश में सुरक्षा के प्रति किसी को खास शौक नहीं है सिवाय सेना के। कितने लोग हमें जानते हैं, कितने हमारे बच्चे जानते हैं ये AK-47 राइफल है, ये SLR है, ये हेकलर एंड कॉश है, ये पिस्टल है। अमेरिका के बच्चों को देखिए, वो सब बता देगा ये F-16 जहाज है, ये MiG-25 है। लेकिन हमको आप जरा पूछ के देखिए बच्चों से, नहीं। आजकल के बच्चे आपके डिस्को डांसिंग कर लेंगे, आजकल के बच्चे डंडिया डांस कर लेंगे। हम बोले साहब बॉक्सिंग करो, कुश्ती लड़ो, तो बहुत कम लड़के आगे आते। और हाल ये है, बुरा मत मानिए, लेकिन कटु सत्य बोलने की मुझे आदत है एक सैनिक होने के नाते। 14,500 अफसरों की कमी है हमारी सेना में इसके आज के दिन। 14,500 अफसर कम है। कौन सी रैंक पे? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जो लड़ाई में सबसे आगे जाता, जो तलवार की धार है। क्यों कमी है साहब? क्या अकाल पड़ गया है इस देश में नवयुवकों का? क्या अकाल पड़ गया है इस देश में नवयुवकों का? नहीं। आपकी आबादी दुनिया भर में सबसे जवान आबादी हमारी है। अगर आप डेमोग्राफिक आंकड़े देखें तो आपकी 1.1 अरब आबादी है भारतवर्ष की, और इसमें से 62.8% जवान है। किसी और देश की इतनी युवा आबादी नहीं। और फिर भी साहब आप बोले कि साहब 14,500 अफसरों की कमी, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। अरे साहब वो सिपाही देख लेंगे बहुत अच्छी, हम क्यों अपना दिमाग खर्चा? हमारा क्या काम है साहब? धन दौलत इकट्ठी कर। अरे साहब इस देश में धन दौलत की कब कमी थी? मैं आपसे पूछता हूं, कब कमी थी इस देश में धन और दौलत की? सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। धन धान्य से लहलाती थी आपकी खेतियां, दूध दही घी के वो कहते हैं नदियां बहती थी इस देश में। सोने की चिड़िया तू कहां उड़ गई, क्षीर के तेरे सागर क्या तेरी धूप में झुलस गए। अरे साहब बाहर से आए वो गजनवी और नादिर शाह और लूट लूट के ऊंटों पे लाद के आपकी संपत्ति ले गए, आपकी इज्जत भी ले गए, आपकी औरतें भी ले गए, और आपको कोई फर्क पड़ा? अब वैसे के वैसे हैं साहब, क्योंकि हम सुरक्षा के प्रति उदासीन, क्योंकि हम अपने बच्चों को मैं एक हमारे मित्र थे, उनके छोटे बच्चे थे, बहुत छोटा, तो हम उसका बर्थडे था साहब, जन्मदिन था, तो हम AK-47 प्लास्टिक की उसको दी। उसकी मां चिल्ला पड़ी, अरे मेरे बेटे को डाकू बनाओगे क्या? अरे साहब हम जब बचपन में थे तो हम पिस्टलों से खेलते थे, वो टीन की पिस्टल होती थी ना, टिकली जैसे चलाते, वो खेलते खेलते हम अपने खेलने चले गए कश्मीर में। और ये तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश में आप देखेंगे कि आप उदासीन हैं अपने प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति, तो आपको नुकसान हो, और आपकी फौजें सक्षम है तब भी नुकसान हो, क्योंकि फौजों को तभी कामयाब हो सकती है जब उनके पीछे देश हो जो उसका मनोबल ऊंचा रखे। और इस देश में आजकल क्या हो रहा है साहब, आपकी फौजें कश्मीर में लड़ रही है, सुश्री अरुंधति रॉय एक इस देश की महानमा वो पैदा हो गई है, एक सामरिक विशेषज्ञ, जो हमको आए दिन गाली सुननी पड़ती है कि साहब ये भारत की फौज बहुत अत्याचार कर रही है जम्मू कश्मीर में, उसको जम्मू कश्मीर को जाने दो। अरे क्यों जाने दे? मेरे हमारे 10,000 आदमी गए हैं, शहीद हो गए हैं, आप कह रहे हैं जाने दीजिए? अरे साहब मैं आपसे पूछता हूं, जो 10,000 हमारे लड़के शहीद हुए, वो भी किसी के पति, किसी का बाप, किसी का बेटा था, क्या आप उस मां को उसका शहीद बेटा लौटा सकते हैं? क्या आप उस बाप को उसका बेटा वापस दे सकते हैं?
उस बहन को उसका भाई वापस दे सकते हैं, उस बच्चे को उसका पिता वापस दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो क्या आके आपको कश्मीर देने का, क्या उसकी बात भी करने का? आज आप कश्मीर देने की बात कर रहे हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश में साहब, वो उसको बड़ी चिंता है मानव अधिकारों की। किनके मानव अधिकारों की? टेररिस्टों के मानव अधिकारों के साथ। कसाब साहब आपके मुंबई की जेल में टंगड़ी कबाब खा रहे हैं पिछले कितने साल हो गए साहब, अभी 2008 से। और ये यकीन मानिए 30 साल 40 साल और आपके टंगड़ी कबाब खाएंगे आपके और मेरे पैसे पे। इनको जिंदा रखा जाएगा ये बताने के लिए कि हम कितने उदार लोग हैं। और जो हमारे 163 बेकसूर नागरिक उन्होंने गाय बकरी की तरह काट दिए वहां निहत्थे लोग, उनके मानव अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, आज मुंबई में हो रहा है, कल उज्जैन में हो, फिर आपकी भारतीय जान की, सीधी सादी जान की कोई कीमत नहीं है? केवल जुलू कैटेगरी वाली जान जाए तो साहब कैसे देखो लोग दौड़े भागे आते। रुबैया सईद जी अगर पकड़ी गई तो देखिए कैसा देश नतमस्तक हो जाएगा टेररिस्टों के सामने, हथियार समर्पण करने को बैठ जाए। लेकिन अगर आम आदमी की जान जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशर्मी से आप बात कर रहे हैं, आज शांति की वार्ता कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ, क्यों? अरे साहब जब वहां पे युद्ध हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा उस युद्ध के बारे में, हमने कश्मीर नहीं जाने दिया, टस से मस नहीं होने दिया। और आज साहब वो पत्थरबाजी कर रहे हैं तो आप कश्मीर देने के ऊपर वहां पे आमादा हो रहे। एक आपका यहां से बुद्धिजीवी दल गया हुआ है वहां पे, इंटरलोक्यूटर्स, वो आपके दलीप बदगांवकर साहब और आपकी राधा रानी जी वहां पहुंची हुई, और वो क्या कह रही है कि कश्मीर को साहब ऑटोनॉमी चाहिए, वहां अलग कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। अरे साहब एक देश दो विधान कैसे हो सकते? आज आप दो विधान यहां देंगे, कल आप नागालैंड में देंगे, परसों आप मणिपुर में देंगे, फिर आप त्रिपुरा में देंगे, फिर आप आसाम में देंगे, फिर कहां देंगे? फिर कहां देंगे आप उसके दो विधान? देखिए साहब एक चादर को उधेड़ना होता है, एक रजाई को, तो सिर्फ पहली बार जोड़ लगता है फाड़ने में, सिर्फ पहली बार जोड़ लगता है फाड़ने में, उसके बाद देखिए कोई दर्जी भी ऐसे फाड़ देता है, कोई टार्जन की जरूरत नहीं आपको उसके बाद। तो अगर आप कश्मीर में अपने देश की अखंडता को टूटने देंगे, कोई भी डाइल्यूशन करेंगे अपनी सॉवरेनिटी में, तो साहब बाकी देश जाते समय नहीं लगेगा आपको देश से हाथ गंवाते। और यह हैरानी की बात होगी कि इतनी तगड़ी सेनाएं आपकी, सशस्त्र सेनाएं, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना, और आप घुटने टेक रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिकता में खराबी है, आपकी मानसिकता में दुर्बलता है, गंध आती है सलाम की, दुर्बलता की। और अगर आप 4 घंटे अपने पैसे जमाने में इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपको फुर्सत कहां है देश की सोचने। लेकिन जिस देश के नागरिक उसकी देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे, वो अपने नेताओं को इस तरह का जो है खिलवाड़ नहीं करने दें। नीचे से आवाज आनी चाहिए कि हम कश्मीर हमारी लाश के ऊपर से जाएगा, हम देखते हैं कैसे देंगे आप बड़ी अमेरिका के सक्के बन रहे हैं। कश्मीर दे के साहब एक प्लेट पे डाल के पाकिस्तान को कश्मीर दे दीजिए, सारी लड़ाइयां हरा दी इनको, सब लड़ाई में मार मारी, लेकिन कश्मीर इनको प्लेट में डाल के दे दिया। क्यों साहब? कि हमारे जो नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो बड़े उदार हो गए हैं साहब। अरे फाड़ देगा ही ऐसी उदारता, फाड़ देगा ऐसी उदारता। हमारे जवान मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं लोग, वो पागल है, वो बेवकूफ है। किसने मना रहे हैं? अगर आपको दे देना है तो साहब हमें बोलिए साहब हट जाइए, हम क्यों अपना फिर समय बर्बाद करें। लेकिन हम करेंगे जब तक जान है हमारे अंदर। कैसे आप तोड़ सकते हैं ये देश? कसम हम लोगों ने खाई है, कसम खाते हैं हम वहां पे फौज में आने के पहले दिन, जहां मुझे भेजा जाए जल थल वायु मार्ग से मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, अपने प्राण चाहे आप मुझे न्यौछावर करने पड़े मैं लड़ूंगा, आपके लड़के लड़े। तो मैं जो मेरा ये जो भाषण है ये मैं 2 हिस्सों में बताऊंगा आपको। एक जो आपको पहले चीन की तरफ से खतरा, और द्वितीय जो आपका पाकिस्तान की तरफ से खतरा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट जो चीन की तरफ से खतरा है वो ज्यादा बड़ा खतरा है, लेकिन वो थोड़ा दूर का खतरा है। वो ज्यादा बड़ा खतरा है लेकिन दूर का खतरा है। जो पाकिस्तान का खतरा है वो निकटतम है, समीपवर्ती खतरा है। लेकिन आपको अपनी आंख ये चीनी सेना की तरफ ले जानी पड़ेगी
अगर हमारी दूसरी बड़ी सेना है दुनिया में तो यह सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है और यह सेना निरंतर अपना हथियार जो है वो बढ़ाए जा रही है। देखिए, तभी मैं कहता हूं कि इस देश में कोई जागरूकता नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। जो सचेत लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो अपने अतीत से सीखते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते। 1962 में वो नेहरू जी ने शांति, अहिंसा, पंचशील के बड़े बड़े भाषण दिए कि साहब जो हमने सेना में, हमारे जनरल थमैया साहब ने बोला, साहब वो उत्तरी सेना का सीमा का क्या होगा? बोले तुम चुप रहो, तुम कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? आप कौन होते हैं सिखाने वाले? हमको मालूम है कैसे। हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो शांति की नीति है साहब, उससे आपका देश बिल्कुल बचा रहेगा। अरे भाड़ में क्या बचा रहेगा साहब? आपको इन्होंने हथियार नहीं लेने दिए, इन्होंने हथियार नहीं लेने दिए। 303 राइफलें थी हमारे पास जब 62 की लड़ाई हुई। ठंड के लिए कपड़े नहीं थे, जर्सी पहन के जवानों को आपने 17,000 फुट पे चढ़ाया। अरे उसने ऊफ नहीं करी, क्योंकि ये भारतवर्ष का ही जवान है जो ऐसा करता है। ऊफ नहीं करी कि और सेना होती बगावत हो जाती है। ठीक है साहब, ये लड़के गए, लड़े, वहां मर गए। शैतान सिंह, आज मैं गया था वहां आपके उज्जैन में, मैं हैरान हो गया देख के कि एक कितना सुंदर मंदिर बनाया है, एक वीरता का मंदिर जिसमें हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के पुतले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को ले जाके वहां पे माथा टेकें। शैतान सिंह, धाम सिंह थापा, इतने कितने, जोगिंदर सिंह, कितने वीर हमारे अपने प्राण न्यौछावर की उन्होंने उस युद्ध में, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं। देखिए, इसमें कोई बड़ी अंग्रेजी की बात नहीं, सब गणित जानते हैं जो यहां बैठे हैं। चीन की सेना हर साल, मैं आपको सीधा गणित समझाता हूं, चीन की सेना हर साल जो है 150 अरब डॉलर अपने रक्षा के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर खर्चा करती है। हमारा खर्चा कितना है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, शायद आपने उड़ते फिरते सुना होगा कि हमारा देश कितना खर्चा करता है। मैं रुपयों के में नहीं बोलूंगा क्योंकि रुपया अलग है और डॉलर अलग है, तो मैं आपको डॉलर में बताता हूं। इस साल हमारे देश ने 32 अरब डॉलर से बढ़ाकर 36 अरब डॉलर सालाना साल का खर्चा शुरू किया। 36 अरब में और 150 अरब डॉलर में एक चौथी क्लास का बच्चा भी आपको फर्क बता सकता है, और ये हर साल ये फर्क जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आजकल की जो फौज, जो लड़ाई, उसका दारोमदार वायु शक्ति से, ऊपर से जो जहाज बमबारी करते हैं, रॉकेट मारते हैं, वो लड़ाई, और वे जीत और हार का फैसला कर देते हैं। अभी तक रूस से जो हम हथियार लेते थे, फाइटर लेते थे, वो चीन के फाइटरों से ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अब जो है, आप देखिए, चीन लगातार पिछले 20 सालों से अपनी वायु शक्ति को बढ़ा रहा है। ये J-10 और J-11 फाइटर है। उसने क्या किया? रूस से MiG-29 और Su-27 Su-27 जहाज फाइटर, जो जिनको बोलते हैं तैयारे, वो खरीदे, उनकी नकल करी और अपने देश में धड़ाधड़ बनाना शुरू किया ताकि उसको वो सस्ते पड़े। और हाल ये है साहब कि देखिए, अगला भी मैं दिखाता हूं। देखिए, ये है जो अगला फाइटर, ये है उसका J-11 फाइटर। ये Su-30 विमान की नकल है। रूस से खरीदा, नकल करी, शरेआम खोल के देखा सारा, और उसको खुद जैसे वो बंदर सरी की चाल होती है, खुद बनाना शुरू कर दिया, खुद बनाना शुरू कर दिया। उसको वो 1/3 दाम में पड़ा जो हमें डॉलर दे के खरीदना पड़ा। ठीक है सर। और हालत यह है कि सन 2026 तक, यानी कि इस दशक के आखिरी तक, चीन के पास 2300 आधुनिकतम जेट फाइटर हैं, और हमारे पास कितने होंगे साहब? मुश्किल से 680। मैं आपको सीधा गणित बता रहा हूं जो कि कोई बच्चा भी समझ सकता है। 2300 और 680। किसी के कान पे जू रेंग रही है हमारे लीडरों के? हम चिल्ला चिल्ला के मर गए साहब कि अब कर क्या रहे हैं साहब, मंशा क्या है? अरे साहब, 2025 तक आपको जो चाहिए वो मिल जाए, उसके पहले हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। टाइम मत करो, उसके पहले आप हमको मत तंग करिए। तो क्या आप हमको लिख के दे रहे हैं कि जो चीन है वो 2025 तक इंतजार करेगा? साहब, अभी भारत तैयार नहीं था, आपको तैयार हो जाने दो, पूरी मालिश करते दो, पूरे हथियार दो, फिर हम लड़ेंगे इनके साथ। कोई भी जो दुश्मन है वो ऐसे मौके का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा।
और ना वो चुका है पीछे आपके इतिहास में। 62 में उसने देखा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, करे कोरे शांति के और अहिंसा के नारे लगाए, उसने मारी मार लगाई सबक, अच्छा सबक, और वो सबक बड़ा अच्छा था। हम बहुत आभारी हैं चीन के कि उन्होंने ये चपेट लगाई मुंह पे। फिर कम से कम हमारी सेना का विकास हुआ, हमको नए हथियार जो हम चिल्ला चिल्ला के मांग रहे थे, जो नहीं आ रहे थे, वो 2 साल में आ गए। जब सिर पे आन पड़ी, जब जूत पड़ी, तो 2 साल में साहब वो सब हथियार आ गए जो हम 10 साल चिल्लाते रहे। और अभी वही हालत है, हमारे गले बैठ गए चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में कि साहब आप कर क्या रहे हैं। हम कौन सी एलिस इन वंडरलैंड, आपने ये किताब पढ़ी होगी ना, एक वो बड़ी सुंदर कहानी है बच्चों की, वंडरलैंड, कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं साहब, कि हम अपनी आंखें कान बेच के सो रहे हैं क्या। ये तैयारी आपके उत्तरी सीमा पे हो रही, ये तैयारी उत्तरी सीमा पे हो रही, ना सिर्फ हवाई ताकत में, अगला ना सिर्फ हवाई ताकत में, वो देखिए साहब, ये देखिए, ये चीन का नक्शा है, ये चीन का नक्शा, ये है तिब्बत का प्रांत, और यहां जो है चीन, ये पूरी इसने ना सिर्फ रोडें बना ली है, रेलवे लाइन बिछा दी है ल्हासा तक, और ल्हासा से आगे रेलवे लाइन ला रहा है सिक्किम के बॉर्डर तक और नेपाल के बॉर्डर तक। ये देखिए, ये आपका चेंगडू का इलाका है, ये हम यहाँ पे तिब्बत के रीजन में उसकी रेलवे लाइन यहां तक, और ये सिक्किम की सीमा तक आई जा रही है, ठीक है। और आपकी जो है 70% रोडें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी। अब रेलवे लाइन के साथ भूल जाइए, आपकी सड़कें नहीं बनी। 3 बड़ी रोड उसकी आ रही है, 3 रेलवे लाइन उसकी और अभी यहां से बन रही है। 60 उसने हवाई अड्डे बना लिए, 60 हवाई अड्डे बना लिए हैं उन्होंने। और फिर भी देखिए, हम लोग अभी अपनी चींटी की चाल पे, हम लोग चींटी की चाल पे चल रहे हैं कि हाँ साहब वो 2030 तक तैयार हो जाए। तो साहब जब वो बोलते हैं अब पछताए क्या करेगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हमारी साहब लुटिया डूब जाएगी, तो तब क्या आप उस वक्त जागेंगे? उस वक्त 2 साल में हथियार देने की कोशिश करेंगे जो आपने 20 साल नहीं दिए, उस वक्त सड़कें बनाने बैठेंगे। देखिए, ये तैयारी शांति के समय में की जाती है, ताकि जब लड़ाई हो तो हम तैयार, हम उस वक्त जो है सरप्राइज ना हो, हम अचंबा ना हमें हो फिर से साहब जैसे 62 में हो। लेकिन बार बार हम वही इतिहास को दोहरा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगला दिखा। और ये देखिए चीन के प्रक्षेपास्त्र, इसको डोंगफेंग 21 मिसाइल बोलते हैं, पूरा भारतवर्ष उसकी रेंज के अंदर। आप बीजिंग पे वार नहीं कर सकते, आपके मिसाइल अभी तक बेजिंग जो उसकी राजधानी है, जिसको पहले पीकिंग बोलते थे, वहां तक नहीं पहुंच सकते अभी तक आपके प्रक्षेपास्त्र। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या बीमारी है? क्या दिमाग की कमी है इस देश में? क्या हमारे वैज्ञानिक काबिल नहीं है? काबिल है। कितने साल उनको रोक के रखा गया, जब तक बीजेपी नहीं आई तब तक तो वहां पे आपने एटम बम भी नहीं उनका परीक्षण किया था। नहीं साहब, हम शांति प्रिय देश में, साहब भागने गई आपकी शांति। तो मेरे को तो एक सैनिक के सुन के तो मेरे को चिढ़ मच जाती, क्योंकि एक ही शांति मैंने देखी है, वो जो बेचारे मारे जाते, वो चिर निद्रा चिर शांति में पहुंच जाए। तो आप हमें प्लीज उस शांति तक मत पहुंचाए। ये शांति की बातें, नोबेल पीस प्राइज लेना बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी है ऐसी कामना की साहब हम नोबेल पीस प्राइज जीत के पता नहीं दुनिया भर के शांति के दूत बन जाए। लेकिन साहब हमारी तो आप हमारी लाशों के ऊपर तो मत बनिए ना, क्योंकि आम भारतीयों को नुकसान होगा इसका। और ना सिर्फ इसमें उसकी नौसेना, ये देखिए उसके नए जो आधुनिक युद्धपोत है, वो दिनों दिन वो आपसे आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में वो आपके ऊपर जो है बढ़त हासिल कर रहा है, और चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। म्यांमार में यानी बर्मा में, श्रीलंका में, पाकिस्तान के ग्वादर की बंदरगाह में चीनी युद्धपोत अब पहुंच गए। चीनी वहां की बंदरगाहों को तैयार कर रहे हैं, वो पूरा घेरा आपके आंखों के सामने डाल रहा है। लेकिन हम हैं कि साहब हम अभिमन्यु जैसे लड़ेंगे, जब हम पूरी तरह से घिर जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे तब हम लड़ेंगे साहब, हमारे हथियार खत्म हो जाएंगे तो हम चक्का उठा लेंगे। लेकिन कब तक लड़ेंगे आप? क्या हुआ बेचारे अभिमन्यु का? आखिर में वो मारा। तो अगर आप मरना चाहते हैं तो बेशक ये खुदकुशी का रास्ता, ये खुदकुशी का रास्ता। ये गणित बड़ा सीधा गणित है। 150 अरब डॉलर, 36 अरब डॉलर। क्या बताइए, कोई आपने देखी है डेमोन्स्ट्रेशन
पार्लियामेंट के बाहर कि साहब आप डिफेंस बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे? किसको मालूम? नंबर 2, किसे परवाह है? लेकिन कल आपको होनी पड़ेगी। अरे साहब, अगर भारतवर्ष ना रहा तो क्या हम करेंगे अपने पैसे का? फिर कोई नादिर शाह ले जाके ऊंट पे भर के नहीं, अब तो वो ट्रक में भर के ले जाएगा और ट्रेन में भर के ले जाएगा और एरोप्लेन से लेके जाएगा आपकी संपत्ति। तो संपत्ति बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी रक्षा करनी भी आनी चाहिए। नहीं करेंगे तो नुकसान है। आगे चलिए। अब आप बात करते हैं हमारे घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान की। जब से ये देश बना है, ये हमारे नाक में दम करके रहे। 1947 में ये बना नहीं, इसने पहले हमला कर दिया कबालियों के साथ। ये जो आपके पठान लश्कर है वो रिक्रूट किए गए, उनको पैसा नहीं दिया गया। वो जो 20,000 30,000 जो ये पठान लश्कर पकड़ के लाए, उनको पैसा नहीं दिया गया। उनको बोला गया जितना मर्जी लूटपाट करना उठा लेना, औरतें उठा के ले लेना, बेच देना उनको वहां के वेश्याघरों। ठीक है साहब, ये असलियत है। बड़ी कड़वी लगती है, मुझे खराब लगता है कि देवियां यहां बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये कटु सत्य है, ये हमारे साथ हुआ। हम लोगों ने अपनी आंखों से वहां पे देखा। हमारे पिताश्री थे उस वक्त महाराजा हरि सिंह की रियासत में, वो उसमें वो तैनात थे। वो मुझे कहानियां सुनाते क्या हुआ उस वक्त। और जो मुसलमान थे कश्मीर के, उस पे सबसे ज्यादा इन लोगों ने, जो उनके नाम पे आए कि हम जिहाद कर रहे हैं साहब अपने मुसलमान भाइयों को आजाद कराने में, सबसे ज्यादा लूटपाट उनके साथ हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, उनके घर जला दिए गए साहब। जो वहां पे हैवानियत का नंगा नाच हुआ 47-48 में, मतलब वो लोग अभी भी याद करके आंखें बंद कर लें। और उस वक्त साहब जो महाराजा साहब थे वो हिल गए। उन्होंने बोला कि साहब अब कोई चारा नहीं रह गया उनके पास सिवाय भारतीय सेना को बुलाने का। भारतीय सेना आई, लड़ते लड़ते खदेड़ा, और 1948 तक लड़ाई का पासा पलट गया। हर क्षेत्र में इनको हार खानी पड़ी, और फिर हम तैयार हो रहे थे आखिरी धक्का देके बाहर करने की। जो बचे खुचे रह गए थे, 1/3 2/3 कश्मीर हमने आजाद करा लिया। अगला दिखाइए प्लीज, अगला दिखाइए। 2/3 कश्मीर हमने आजाद कर लिया। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये सारा हमने आजाद कर लिया था। उस वक्त रह गया था इतना हिस्सा, 1/3 हिस्सा। उस वक्त क्या हुआ? उदारवादी नीति सामने आई कि हम लड़ाई जीत कैसे गए साहब। जीतना तो हमारा अच्छी बात नहीं है। हम केस यूएन में लेके पहुंच गए। अरे साहब, जो साइड हारती है वो यूएनओ के पास होती जाती, साहब मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अरे साहब, आप जीत रहे हैं। हमारे सेना नायकों को साहब अभी हमें समझ नहीं आया कि अभी क्या हो गया। हम तो नहीं थके, हम तो तैयार है साहब। आप हुक्म तो दीजिए, हम मुजफ्फराबाद लेके दिखाएंगे आपको। थिमैया साहब जैसे तगड़े तगड़े जनरल थे उस वक्त। बोला तुम्हें क्या पता, आप चुप हो जाए। यूएन में केस जाए। क्यों? लॉर्ड माउंटबेटन साहब बैठे थे उस वक्त। अंग्रेज गोरी चमड़ी, इस देश में बड़ी पूजा होती है गोरी चमड़ी की, अभी भी हो रही है, माफ कीजिए, पूजी जाती है गोरी चमड़ी वाले। तो माउंटबेटन साहब ने कह दिया तो साहब वो सत्य है, वो अटल सत्य है साहब। माउंटबेटन साहब ने बोला कि यूएनओ में केस ले जाओ, और तब से साहब हमारी जो जीती लड़ाई है वो हार के दर्जे पे ला दी। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं प्लीज अपने भाई बहनों को सचेत करना। देखिए, ये एक ही प्रांत है जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, तभी मैंने ये मानचित्र दिखाया है। ये अक्साई चिन्ह है, यहां से चीन, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यहां से इस तरह। ये देखिए, ये देखिए, दो तरफा हमला हो सकता है। एक ही प्रांत है और कोई प्रांत ऐसा नहीं जिसपे दो तरफा हमला। प्लीज इसको समझिए। इसमें कोई बड़ी जो सामरिक विषय में कोई ज्यादा पेचीदा कोई लॉजिक नहीं। सीधा लॉजिक ये है कि साहब दो तरफ से हमला हो सकता है। सीधा लॉजिक ये है कि इसके ऊपर 4 बारी पाकिस्तान ने और 1 बार चीन ने हमला किया। 4 बारी पाकिस्तान ने, 1 बारी चीन ने हमला किया। और आज क्या बात हो रही है साहब? आज बात हो रही है कि साहब पाकिस्तान और हमारे बीच में बॉर्डर्स को इररिलेवेंट कर दिया जाए। हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। हमारी तो इतनी घनी मित्रता है, तभी तो हम मार पड़ती है। इतनी घनी मित्रता है हमारी साहब कि बॉर्डर हटा दिए जाए। अरे साहब, दुश्मनों के बीच में भी बॉर्डर रहता है,
मित्रों के बीच में भी बॉर्डर रहता है। अब बॉर्डर हटाने की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है साहब, चलो ठीक है, यहां तक भी मान लिया। फिर बात हो रही है साहब डीमिलिटराइजेशन। प्लीज जरा ध्यान से सुनिए ये शब्द, डीमिलिटराइजेशन। क्या मतलब है कि सेना वहां से हटा दी जाए साहब। ये सब उपद्रव की जड़ ये मेरे बख्शी साहब जैसे सेनानी है जो इन्होंने कश्मीर रोक के रखा, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए और सीमाएं खोल दीजिए, ताकि जितना मर्जी घुस बैठिए आतंकवादी अंदर आना चाहे AK-47 लेके उनको आने दिया जाए, सैलाब अंदर आने दिया जाए, और ताकि वो हमारी सेना उसके रास्ते में ना आए, उस सेना को हटा दीजिए। फिर क्या होगा? फिर सुश्री अरुंधति रॉय बोलेंगी लेट कश्मीर गो, कश्मीर को जाने दो। आप किसी और देश में होती आपको सलाखों के पीछे रखा जाता। ये हमारा ही देश ही है जो आप जैसे ऐसे ही इनको बर्दाश्त करते। गिलानी को बिठा के दिल्ली में ये वहां बैठी और टाई टाई कर रही। क्या ये कोई सामरिक विशेषज्ञ है? कौन सी लड़ाई जीती है इसने? एक नॉवल लिखा है साहब, वो भी लोग कहते हैं इसने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा। इसको बुकर प्राइज दिया जा रहा है, बुकर प्राइज दिया जा रहा है इसको। कहां? इंग्लैंड से। और अब आके हमको राजनीति का पाठ सिखा रही है ये सुश्री महिला। और सारी टीवी चैनलों के पास आपके मेरे जैसे सज्जनों के लिए कोई समय नहीं। समय है तो सुश्री अरुंधति रॉय, वो जानती है सत्य क्या है, वो आपको बताएंगी कि आपको क्या सोचना है। और क्या कह रही है वो? लेट कश्मीर गो। थोड़ी सी अपना इतिहास, आधुनिक इतिहास को ही थोड़ा इसको आप थोड़ा सा टिटोले अपने मन में। रूस, सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा देश था, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ देश, एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फैला हुआ देश। वहां पे एक लेखक थे अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन साहब, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया उनके नॉवलों के लिए। वो तो वैसे वाकई में अच्छे लेखक थे, वाकई में, ऐसे नहीं अरुंधति रॉय जैसे नहीं, अच्छे लेखक थे। नोबेल प्राइज दिया गया। जब से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, उन्होंने रट लगानी शुरू कर दी, लेट सेंट्रल एशिया गो, लेट ईस्टर्न यूरोप गो, इन्हें जाने दो। ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सत्यानाश कर रहे हैं साहब। हमारा पैसा एक नाली में जा रहा है साहब, हमारा पैसा एक नाली में जा रहा है साहब, एक गंदी नाली में बह जा रहा है साहब, और हमारा देश कमजोर हो रहा है। इसको जाने दो, इसको प्लीज, इसको शेड दिस बैगेज ऑफ एम्पायर, ये एग्जैक्ट अल्फाज, शेड दिस बैगेज, ये जो ढोल भरा रखा अपने सिर पे धोबी की गठरी का, इसको फेंक दीजिए। अरुंधति रॉय क्या कह रही? ये जो कश्मीर की गठरी का बोझ आपने उठा दिया है, इसे फेंक दीजिए साहब। आपकी गर्दन में जो बोझ आ रही है वो सीधी हो जाएगी, आपकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए। अगर आप नहीं होती महिला तो शायद कोई सैनिक जाके आपके मुंह पे लगाता था, कोई मेरे जैसा भूतपूर्व सैनिक। लेकिन हमें आदत है सर ऐसे लोगों को पालने की, जो हमारी थाली में खाए उसी में छेद करे और शरेआम छेद करे। और इनको देखिए 35 पेज मिलते हैं आउटलुक मैगजीन में। अगर मेरे जैसा, मैं भी अपने आप को लेखक समझता हूँ साहब, कोई 22-23 किताबें मैंने भी लिखी है, 100 लेख लिखे हैं। मैं आउटलुक में एक पेज मिल जाए तो मैं ताली बजाऊंगा 3 दिन की। साहब क्या साहब, बख्शी साहब लड्डू खाएंगे। आपका लेख आया 1.5 पेज का लेख आया। इनको सुश्री अरुंधति रॉय को कितने देते हैं पेज? 35 पेज एक मैगजीन में। इसके पीछे एक षड्यंत्र है साहब, इसके पीछे एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र है आपका मनोबल तोड़ने का। षड्यंत्र यह है कि आपको ऐसा आपके मनोबल के ऊपर प्रभाव डालने का कि साहब ये तो गंदे है साहब, ये तकलीफ है, इसको जाने ही दिया जाए। ठीक कह रही है, ये पढ़ी लिखी है, ये महिला बहुत दूरदर्शी महिला है। तो ये ऐसी, अब वो पहले जयचंद होते थे, अब आप थोड़ा वो परिवर्तन हो गया है, लिंग परिवर्तन। और देखिए बात हुई है, बात वही है साहब। देखिए जब 3 बार पाकिस्तान ने कोशिश की इसकी, लड़ाई के मैदान में जम्मू कश्मीर को छीनने की, 47-48 हार गया। 1965 20,000 घुसपैठी अंदर में सिविल कपड़ों में डाल के, ये लड़ते हमेशा सलवार कमीज डाल के। हमारे यहां सिर्फ बेचारी लड़कियां ही सलवार कमीज पहनती, लेकिन ये लड़ते हैं सलवार कमीज, हमारी वर्दी डाल के नहीं आते। और वहां के जो गुज्जर लोग थे, कश्मीरी लोग थे, उन्होंने बताया कि साहब ये आ गए,
हमारी सेना ने निकाल निकाल के मारना शुरू किया। जब वो भौचक्के हो गए तो उन्होंने साहब हमला किया छम के इलाके में, ताकि वहां का पुल काट और कश्मीर से भारत का जो है रोड लिंक उसे तोड़ दिया जाए और को तोड़ के छीन लिया जाए कश्मीर को एक बार। वो कहते हैं जो पार्टीशन का एजेंडा है उसे खत्म किया जाए। तब भी साहब इनको पिटी। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे आर्मी चीफ थे उस वक्त, जनरल JN चौधरी। उन्होंने बोला साहब देखिए ये जो ढाल से लड़ाई आप कर रहे हैं ना, केवल ढाल से वो नहीं चलती, ढाल के साथ तलवार भी चलनी पड़ती। आपने कभी किसी को देखा है 2 ढाल लेके लड़ते हुए? ढाल 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 ढाल, ढाल और तलवार नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हार जाएंगे। चक्का उठा के आप ज्यादा देर नहीं लड़ सकते। बेचारा अभिमन्यु जैसा योद्धा भी ज्यादा देर नहीं वहां पे टिक सका। तो उन्होंने बोला साहब आपको जवाबी हमला करना होगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत हमें फख्र से हम कहते हैं कि उन्होंने बोला जो आप चाहते हैं आप करिए करिए। और लाहौर और सियालकोट के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ हमारी सेनाओं का। छक्के छूट गए पाकिस्तान के, पसीने आ गए अयूब खान साहब को उस वक्त टकने कि साहब ये क्या हो गया। वो भुट्टो की तरफ बोले तुम तो कहो थे कि वो कुछ नहीं करेंगे। साहब ये चीन के पास जाते। तो ये नाटक उस वक्त हुआ और फिर लोगों ने देखी शांति करवाई और जितना हमने इलाका छीना था इनसे हाजी पीर में, कारगिल में, वो सब वापस दे दिया गया। जो हम लड़ाई के मैदान पे जीत के आए, जहां लड़ाई खत्म हुई, शांति वार्ता शुरू हुई, शांति में पता नहीं हम लोग कोई ज्यादा ही माहिर है, वो सब वापस दे दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं साफ कहना चाहूंगा, मैडम गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने अपने पिताश्री को चीनी आक्रमण से धक्का खा के प्राण देते हुए, वो सचेत थी। उन्होंने शुरू से सैनिक तैयारी शुरू कराई और जो सैनिक तैयारी 1962 के बाद शुरू की गई थी वो 1971 में रंग लाई। देखिए साहब जो तैयारी आप करते हैं युद्ध के पहले वो कभी खाली नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। और उसका जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, अपनी सेना का साइज बढ़ाया था, आधुनिक हथियार लाए थे, रूस से मैत्री करी और सब ये तैयारी हमारी पूरी हो गई। तो तब इतिहास ने एक और मौका दिया पाकिस्तान को कि वहां साहब जब इलेक्शन हुई तो जो बंगाल के जो मुसलमान थे वो इलेक्शन में जीत गए क्योंकि उनकी नफरी ज्यादा थी। उन्होंने एक बंगाली को अपना प्रधानमंत्री बनने से साफ इंकार कर दिया। ये जो 2 नेशन थ्योरी थी साहब, वही 1971 की पिट गई, वहां खत्म हो गई, खलास हो गई ये थ्योरी कि साहब धर्म के नाम पे एक देश बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकता तो पाकिस्तान टूटा क्यों? क्यों 2 टुकड़े हैं आज पाकिस्तान? क्यों बांग्लादेश के लोग आंख नहीं भाते इनको और ना वो चाहते हैं पाकिस्तानियों? तो उन्होंने साहब 10 लाख वहां से ज्यादातर हिंदू धकेल के हमारे देश में की, त्राही मचा दी। वहां ये पाकिस्तान की फौज करती, खासकर निहत्थों के साथ बड़े अत्याचार करती। गांव गांव में आर्टिलरी तोपें लगाई, तहस नहस कर दी, मारे काटे। बोले साहब हमको खाना ले जाने की जरूरत नहीं, ये खिलाएंगे हमको, ये जो हमसे पता नहीं कोई नीची जात के लोग हैं। और जब उन्होंने ये वहां पे जो किया तो उससे साहब वहां पे क्रांति शुरू हो गई। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई और जब वहां पे आपके 10 मिलियन रिफ्यूजीज आपके वहां आ गए तो हमारी इकोनॉमी बैठने लगी। उस वक्त मैडम गांधी ने, तब जनरल होते थे सैम मैनेक्शॉ, उसे बुलाया, बोला सैम हमें कुछ करना होगा, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ तुम जाओ करो। उसने उसे बोला मैडम आप आदेश दे रही हैं मैं जरूर करूँ, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मुझे अभी नहीं, मुझे सर्दी में जाने दो। बोले क्यों? बोले तब जो है हिमालय के दर्रे उनमें बर्फ पड़ जाएगी, चीन चाहते हुए भी दखल अंदाजी नहीं दे पाएगा। और आप ध्यान रखिए कि बड़ी भारी भारी नदियां हैं बांग्लादेश में। अभी मार्च का महीना खत्म हो गया, अप्रैल का महीना शुरू हो गया था। अगर आप मुझे अभी जाने को बोलेंगी, मई में वहां मानसून शुरू हो जाती, उसमें मेरे सारे जो है टैंक शैंक फंस जाए। तो मैडम आप प्लीज, आप आदेश दे रही है, मैं हुक्मों का पालन करूं, लेकिन मैं इस वक्त इस समय आपको विजय की आश्वासन नहीं दे सकता। अगर आप मुझे 6 महीने दें, मैं निश्चय कर आपको जीत दिखाऊं। पहले तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन वो समझ गई ये सीधे सिपाही की तरह बोल रहा है, कटु सत्य बोल रहा है। उन्होंने ठीक है साहब अपना टेक योर टाइम। तैयारी की गई, पूरी तैयारी के साथ वार हुआ और जब वार हुआ तो ऐसे गया जैसे चाकू मक्खन के ढेले के थ्रू जाता है।
14 दिन लगे साहब ये पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म कर देने के लिए कि साहब हम 10 हिंदू के बराबर हैं, 10 हिंदुस्तानियों के बराबर एक पाकिस्तानी। अरे हमने भी देखा है, 93,000 हमने कैद के पीछे देखे हैं, हाथ जोड़ते थे उस वक्त, रोते देखे हमने इनके जनरल। लेकिन ये है कि इनको साहब बार बार मौका दिया जाता है। और फिर क्या हुआ कि ये जो थे, जब ये तीसरी बार भी हार गए, सही तरीके से नहीं कर पाए, तो फिर साहब इन्होंने 1980 की दशक में तैयारी शुरू की जिहाद की। एक मिनट थोड़ा पीछे ले जाइए, पीछे पीछे, हाँ आगे आगे आगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ कटु सत्य प्रमाण। तभी मैं देखिए ये फोटोएं साथ लेके चलता हूं साहब, कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा। वो अमेरिकन बोलते हैं डोंट टेल अस, शो अस। पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू करी 1999-90 में। उन्होंने फिर जिहादी अंदर भेजे ताकि एक जिहाद पैदा की जाए, ठीक है। और जिहाद के नाम पे देखिए कुरान शरीफ में साफ लिखा है, जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। अब मैं आपको थोड़ी चीजें दिखाता हूं आपके साथ। ये देखिए, ये एक मुसलमान लड़की है। अगर आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा छोटी स्क्रीन है, इसका नाक और इसके कान काट दिए गए। इस बेचारी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कोई 8 जैश ए मोहम्मद के दरिंदे, मुसलमान लड़की है, ठीक है साहब। और किस लिए, क्या कसूर क्या था इसका, क्या इतना बड़ा कसूर किया इस बेचारी ने कि इसके साथ ये हाल। इसका भाई एक आतंकवादी था, कश्मीरी था। हम लोगों ने बार बार सरेंडर की अपील करी। देखिए साहब, जो कश्मीरी हैं हम उसका खून नहीं गिराना चाहते, तुम हमारे अपने हो, तुम सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। आप हथियार डाल दो, हम आपको कुछ नहीं कहें। उसने हथियार डाल दिए, उसके पास पीका गन थी, मशीन गन लेके आ। दिन में आ गए ये कि मशीन गन है, इनके पास ज्यादा नहीं थी। इस लड़की के बाप को इसको उठा के ले गए जंगल में, एक दूसरे के साथ इनको इतनी पिटाई करी, फिर बेचारी के आंख और कान और नाक काट दिए, सामूहिक बलात्कार किया। और फिर आके अगर फौज टाइम में नहीं पहुंची होती तो उसको जान से मार डाला होता। फौज ने इसको वहां से छुड़वाया। हमने बेचारी के प्लास्टिक नाक और प्लास्टिक वो जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के ठीक किया। और क्या लिखा है साहब कुरान शरीफ में, क्या लिखा है कुरान शरीफ में? जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। अरे साहब, अपने धर्म पे तो चलिए, ये कोई धर्म नहीं है जो इतना बुरा कहता है। ये है साहब 8 साल 6 साल 7 साल के बच्चे। ये तस्वीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ली गई है। हमारे कोई खुफिया एजेंटों ने अपनी जान जोखिम में डाल के ये तस्वीर ली है। क्या सिखाया जा रहा है इन बच्चों को? देखिए वर्दी बनाई हुई, इतने मासूम बच्चों को आप घर में रख के प्यार से दादियां और नानियां पालती हमारे देश में। और यहां क्या, इनको सुसाइड बॉम्बर बनने की तकनीक सिखाई जा रही। सुसाइड बॉम्बर, खुदकुशी करने वाला जो अपने यहां पे लगाए और जाके एक भीड़ में, जहां पे कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई होटल हो, कोई भरा बाजार हो, जहां औरतें बच्चे बूढ़े जवान वहां घूम रहे हो, वहां पे जाके ये धमाका कर। और कौन मरे? फौजी नहीं, मेरे जैसे जिनका काम है मारना, सिविलियन को मारा। ये ट्रकें जला दिए, बस जला दिए, पुल जला दिए, स्कूल जला दिए। किस लिए? कि अगर स्कूल नहीं होंगे तो बच्चों को मदरसे में जाने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए साहब, अगर स्कूल जल जाएंगे तो बच्चों को मदरसों में जाना पड़ेगा, जहां उनके दिमाग में अनाप शनाप भर दिया जाए कि ये करो, जिहाद करो, वो करो, फलाना करो। जिहाद भी करो तो कम से कम सही तरीके से तो करो, जो आपके ग्रंथ में लिखा है उसके मुताबिक तो करो। और जिहाद वहां की जाती है जहां अजान भरने से किसी को रोका गया हो, जहां मस्जिद बनाने से रोका। क्या इस देश में किसी ने किसी को रोका? हमने किसी को रोका है मस्जिद बनाने से, अजान देने से, अपनी नमाज पढ़ने से? क्या कश्मीर में रोका है? झूठ बना बनाकर साहब ये सब किया है। गुज्जर औरतें सबसे ज्यादा त्रासदी सही है वहां की गुज्जर औरतों, उनके साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी होती थी। वो इतनी परेशान हो गई। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वहां की औरतें,
इन्होंने हमसे, सेना से बंदूकें मांगी कि साहब हम अपनी इज्जत खुद बचाएंगे, आप हमें बंदूक दीजिए, गोलियां दीजिए और हमें ट्रेन करिए, हम बचाएंगे। और ये वहां के जो गुज्जर लोग हैं, सबसे ज्यादा हमको इनसे मदद मिली। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सबसे ज्यादा मदद हमको इनसे मिली। तभी मैं ये फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमारी देखी हुई चीज है। साथ इनके साथ जम के लड़ाई हुई, और लड़ाई का जो टर्निंग पॉइंट जो था वो सन 2001-2002 में आया, जब हमने 3 और डिविजनें इकट्ठी करी, वह हम इनकी एक बार कमर तोड़ के ही छोड़े। 4,500 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में ये लोग रखते थे हर साल। जितने हम मारते थे उतने और भेज देते थे, जितने हम मारते थे उतने और भेज देते थे। 3 साल का टर्नओवर होता था, 6 लाख रुपए दिए जाते थे इन दहशतगर्दों को वहां 2.5 से 3 साल लगाने के लिए जम्मू कश्मीर हमारी सीमाओं के पीछे लड़ाई छेड़ने के लिए। और हमने मार के आज के दिन 4,500 से मार कर वहां केवल 300 दहशतगर्द रह गए हैं। ये वहां का सत्य है कि भारतीय सेना ने मार के 4,500 से 300 दहशतगर्द वहां पे छोड़े, जो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, चूहों की तरह दुबक रहे, चूहों की तरह दुबदुबाते वो फिर रहे। और उस वक्त जो है, हमने सीमा के ऊपर नियंत्रण रेखा पे 8,000 करोड़ रुपए खर्चे करके एक फेंस बना, पूरी तार जिसमें बिजली लगी, और उसके आगे नाइट विजन डिवाइसेस लगी, ताकि रात में भी कोई आए तो दिन जैसा दिखता। और जो टेररिज्म पे जो वहां इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी उसको बिल्कुल रोक दिया। और फिर मैं उस वक्त रजौरी पुंछ के एरिया में कमांडर था। मैंने हुक्म दिया कि इनके सारे जो सीनियर कमांडर हैं उनको मारो। मैं फोटो लेके चलता था 20-25 अपनी जेब में। जो मेरा कंपनी कमांडर आता था, ये तेरे इलाके में है सैफुद्दीन, अबू उमेर, अबू गुलाम, अबू मुस्तफा, मुझे इसकी लाश कब दे रहा? तो सीधा लाश कब दे रहा? तो वो बेचारे, हाँ सर मैं अगली बार आओगे सर। और हमने कोई 350 से ज्यादा हमने वहां जमीन के नीचे गाड़ के आए, 350 नहीं। और मुझे अगर अफसोस है तो केवल इस बात का कि हम ज्यादा नहीं गाड़ते। मुझे अभी भी मौका दिया जाए, मैं जाकर फिर, मुझे अच्छी तरह लड़ना आता, माहिर हो गया हूं लड़ के अब, ठीक है। और मैं फिर जाके मैं मारने की वहां पे कोशिश करूंगा। और जब मैंने देखा कि साहब ये पिट गए हैं जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त हमने हुक्म पास किया था कि ये सारे स्कूलों के अंदर, जिस तरह यहाँ स्कूलों में कंपटीशन होता है, कंपटीशन होगा बच्चों का। जरा बेटा पीछे ले आना। हाँ, ये देखिए तस्वीर, ये कश्मीर की तस्वीर, ये पामरोड गांव की बच्चियां हैं। ये क्या गाना गा रही है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, झंडा है भारत के झंडे हिला के। ये लड़ाई का दारोमदार मैं छोड़ के आया हूं। इससे ज्यादा जीत क्या हो सकती है साहब? इससे ज्यादा जीत आपको क्या देगा कोई? लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान ने पैंतरा बदला। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने पैंतरा बदला। आगे और आगे ले आइए। उन्होंने अब साहब बोला कि कश्मीर में भारत की फौज का बहुत जमावड़ा, यहां हम इनसे दो हाथ नहीं कर सकते। तो उन्होंने लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में ले गए। एक सिम्मी होती थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से उन्होंने लोग अपने ले गए, लड़कों का दिमाग फेरा, उनको लुभावन दे के बहका के ले गए साहब पार, ट्रेनिंग दे के भेजी, इंडियन मुजाहिदीन खड़ी करी। उनको हथियार नहीं दी क्योंकि वो हथियार पकड़े जाते, उनको एक्सप्लोजिव नहीं दी, उनको सिखाया कि अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होता है ना साहब, जो आपको दुकान से आप खरीद सकते हैं, उससे कैसे बम बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको पता होगा, जो इसमें व्यापार करते हैं, उससे कैसे बम बनाए जा सकते हैं। उससे छोटे छोटे बम बना के 5-6 बम लगाओ, पहले मार्केट में बम लगाओ, और आपको पता है कि जब मार्केट में लोग घायल होंगे तो कहां जाएंगे? अस्पताल में बम लगाओ। ये देखिए, ये है कमीनापन। इससे ज्यादा कमीनापन और क्या हो सकता है? किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं? उसको? मेरा तुम बाल बांका नहीं कर सकते ऐसे छछूंदर। आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप मारने की कोशिश कर रहे हैं औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, घायलों को। जो घायल तड़पता अस्पताल जा रहा है, आप वहां बम लगा रहे हैं। ये सोच देखिए, ये मानसिकता देखिए। इस मानसिकता से लड़ना हर शरीफ इंसान का फर्ज।
फर्ज है, ना सिर्फ आपकी सेना का। ये मानसिकता, इससे घिरी हुई मानसिकता नहीं हो सकती था। और साहब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, हमारी पुलिस ने इसको भी पकड़ लिया, तोड़ दिया, तो बटाला हाउस एनकाउंटर हो गया। इनके मानव अधिकारों का हनन हो गया साहब। ये जो दहशतगर्द थे ना, कि आपको मारने का पूरा अधिकार है इनको, आपको मेरे को, क्योंकि हमारी गिनती क्या है, आप जुलू कैटेगरी के हैं, हम नहीं है जुलू कैटेगरी, तो आप तो मर सकते हैं। आपकी जिंदगी के क्या क्या मूल्य है? ये टेररिस्ट की जिंदगी का मूल्य है। अफजल गुरु को आप 30 साल से पाल रहे हैं, कसम साहब को आपको पिछले 4 साल से पाल रहे हो, 40 साल पालेंगे आप। टंगड़ी कबाब खिला खिला के मोटा हो रहा है और बोलता है मेरे को ये खाना, और आप देते? ये वीआईपी हैं आपके, क्योंकि ये भारतीय मार रहा है। नेक्स्ट। और जब साहब इन्होंने देखिए अपने देश में कैंप किए इन इलाकों पे, और ये जब ये भी अभियान विफल हो गया, तो इन्होंने देखा कि आप देखिए आपकी पूरी भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ फेंस लगा हुआ, लोहे की तारें लगी हुई। तो क्या किया साहब? आगे चलिए। मुंबई, क्या ये जमीन के रास्ते आए? नहीं, अब ये समुद्र के रास्ते। तो अब क्या करेंगे साहब आप? मैं आपसे पूछता हूं, पूरी भारत पाकिस्तान सीमा पे आपने जो है तार लगा दी, क्या आप पूरे समुद्र तट पे तार लगाएंगे? हम ढाल 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 कब तक करते रहेंगे? क्या किया आपने पाकिस्तान का, जब उसने 163 निर्दोष निहत्थे भारतीयों को बेरहमी से मारा मुंबई में, 300 घायल हुए, क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। क्या फायदा आपकी इतनी बड़ी दूसरी बड़ी सेना का? क्या फायदा आपकी चौथी बड़ी हवाई सेना का? क्या फायदा आपकी 5वीं बड़ी नौसेना का, जब आप उसके हाथ पैर बांध के रखेंगे? नहीं, हम इसी भ्रिकुटी फटक जाती है ऐसा देख के। साहब हमें बताइए, हम बताते हैं आपको क्या कर सकता है इस देश को। अगर 163 मरे हैं, 1663 मरेंगे वहां पे, क्यों नहीं मरने चाहिए? कभी लातों के भूत कभी बातों से मानते? लेकिन वहां पे साहब क्या हुआ? क्या हुआ? शांति की वार्ता किसने दोबारा छेड़ी? हमने। वो क्या है साहब, हमने चूड़ियां डाल रखी है क्या? 1.1 बिलियन की सेना खड़ी करने का क्या मतलब है अगर आपने चूड़ियां पहना के हमको बिठाया? यानी आपके लड़के हमको ये पूछते सेना में, साहब हमें चूड़ियां पहना के बिठाओगे क्या? हमें छूट क्यों नहीं देते? हम बताएंगे ना। अरे जान हमारी जाएगी, तुम्हें काहे तकलीफ हो रही? हम साहब भर्ती इसलिए हुए थे, हमने तो प्रण किया था वहां पे, आपको क्यों तकलीफ हो रही? लेकिन आप हाथ पैर बांध, क्योंकि ये वही बात है, ये वही मानसिकता है। 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, हर बार जाने। अरे छोटा देश, अरे छोटा है साहब, बड़ा नाक में दम किया हुआ। छोटा है, नाक में दम बहुत बड़ा किया हुआ। और इसको सबक कोई, अगर चीन के खिलाफ ऐसा होता, अभी तक पाकिस्तान के 5 टुकड़े और हो रहे होते। अभी हमने तो सिर्फ 2 किए, और उस वक्त हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, एक महिला के नीचे, महिला प्रधानमंत्री के नीचे असली सबक सिखाया। तो हम लोगों को तो समझ नहीं आती ये राजनीति। और मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं। मैं कोई किताबी कीड़े की तरह बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ आपको, जो मैंने अपने जीवन में देखा, 41 साल इस देश का नमक खाया, और इसलिए बहुत तकलीफ होती है जबकि इस तरह का षड्यंत्र एक इस देश में बनाया जा रहा हो कि बुद्धिजीवियों का एक तबका यहाँ जो है वो यहाँ पे बहुत भारी हो रहा है इस देश में कि कश्मीर को जाने दो, लेट कश्मीर गो। आप और हम सबको प्रण करना चाहिए, ओवर माय डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर कश्मीर हो। और हमको, अगर हम सचेत रहे नागरिक, तो कोई भी सरकार कश्मीर को इस तरह दे नहीं सकती प्लेट में डाल के, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां, इसके पीछे बहुत सारा दर्द है, इसके पीछे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारी विधवाएं हैं जिनके पति आप उनको वापस नहीं दे सकते। इसलिए मुझे आक्रोश आता है, क्योंकि मेरा फर्ज था उसकी अर्थियां उसके घर में था,
खौल जाता है खून ये देख के, या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की जान की कीमत नहीं? अगर आज आप मुंबई पे चुप रहेंगे, कल ये आपके शहर में होगा, फिर आप क्या करें? सीमा असुरक्षित सीमा है, सीमाएं की बात आप छोड़ दीजिए। मुंबई कहां है? सीमा पे है। दिल्ली कहां है? सीमा पे है। वहां आतंकवाद हो रहा है, सीमा आपकी वहां तक ला दी गई। इसका एक ही निवारण है कि हम आक्रामक रवैया अख्तियार करें, हम सबक सिखाएं, हम कॉस्ट रेस करें, कीमत बढ़ाएं एक एक भारतीय जान की। एक के लिए जिस तरह इजराइल में होता है 100 आपके लिए, अब एक लेके तो देखो साहब, लेके देखिए आप, अगली बारी 100 आपके जाएंगे। चलिए, आपकी रही तो हमारी भी आप सुन लीजिए, आप एक लीजिए, कल 100 आपके नहीं मरे हो तो हम भी बताएंगे आप। और यही भाषा समझ आती है, और समय भी आ गया है कि हम इस भाषा पे जाएं। मैं आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा कि हम में से हर कोई सेना में भर्ती नहीं हो सकते, हर कोई सेना में आके नहीं लड़ सकता, लेकिन हम सबको एक चीज की आवश्यकता है, और वो है देशभक्ति की। और देशभक्ति क्या है, इसकी मिसाल में छोटी सी आपके सामने पेश करके आज का यहीं पे मैं खत्म करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी रामतीर्थ का नाम आपने सुना, वो बड़े भारी संत थे हमारे, और वो जापान जाके हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे। और वहां पे कई टापू हैं, एक हॉन्शू है, एक होकाकाइडू। वो हॉन्शू से होकाकाइडू के टापू जा रहे, वो फेरी जाती है, बोट फेरी, उससे जाना था। सुबह सुबह वो लेट हो गए, वो भागे जल्दी में बगैर नाश्ता खाए, और वो टिकट घर पहुंचे। तो उन्होंने बोला साहब कहाँ जाना? बोले साहब हॉन्शू जाना। तो बोले साहब जल्दी करिए, वो तो जा रही है किश्ती। बोलिए साहब टिकट, कहते कौन सी टिकट चाहिए, 1.5 येन की या 1 येन की? तो बोले साहब सीट में कोई फर्क? बोले कोई फर्क नहीं साहब, सीट में तो कोई फर्क नहीं। तो बोले साहब 1 येन की दे दीजिए, हम सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो उन्होंने 1 येन की टिकट ले ली साहब, और जाके वो दौड़ के बैठे, और वो किश्ती चल शुरू हो गई। नाश्ता नहीं खाया था उन्होंने। 12 बज गए, सबको लंच वितरण शुरू हुआ। ट्रे लेके वो जो वेटर आया, उनके दाएं, उनके बाएं, उनके आगे, उनके पीछे, सबको उसने लंच की ट्रे दे दी, भोजन की ट्रे दी। ये बेचारे दाएं से देखते रहे, बाएं देखते रहे कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। इनकी बारी नहीं आई। तो फिर बेचारे हताश हो गए, पेट में चूहे कूद रहे थे। अब संत भी हो तो खाना पड़ता है ना साहब। तो वो हताश हो गए, तो उन्होंने वेटर को बुलाया, वेटर इधर आइए। बोले हाँ जी क्या है? बोले मेरा लंच ट्रे किधर है? बोले आपने कौन सा टिकट लिया? बोले जी 1 येन का। बोले 1 येन में कोई लंच नहीं, 1.5 येन में लंच होता है। तो वो चिढ़ गए, कहते मेरे को सपना आना था कि तेरे 1.5 येन में लंच शामिल है। मैंने पूछा वहां पे, आप वहां बोर्ड क्यों नहीं लगाते? अरे साहब बड़े अजीब आदमी हो आप, हैं? आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते कि साहब 1.5 येन में लंच और 1 येन में लंच के बगैर? तो मैं 1.5 येन की टिकट ले रहा था। अच्छा साहब ऐसा करिए, आप 50 जो है हाफ येन मेरे से लीजिए अभी, और मेरे को प्लीज एक लंच दे दीजिए, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं खाया। बोले साहब मेरे पास तो कोई लंच नहीं एक्स्ट्रा, जितने लोगों ने टिकट ली थी उतने की मैं लंच ले आया हूं। तो बोलेगा साहब फिर मेरे को लंच कहां मिलेगा? बोलेगा साहब जब शाम को 6 बजे आप पहुंचेंगे ना हॉन्शू, तब मिल जाएगा लंच आपको। यार वो चिढ़ के इस तरह करके बैठ गए। व्हाट अ फनी कंट्री, क्या देश है यार तुम्हारा, है? ये कोई तरीका है साहब? वो चिढ़ के कुड़ के बैठ गए अपने इस तरह बाजू फोल्ड करके। उनके पीछे से उनके कंधे पे किसी ने टैप किया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, एक 14 साल का जापानी लड़का, बाल माथे पे आए हुए, मोटे मोटे चश्मे लगाए। उसने अपनी खाने की ट्रे ली और उनके नाक के नीचे डाल दी, और केवल एक शब्द बोला, ईट, खाओ। वो सब पका गए। बोले साहब ये मेरा खाना थोड़ी ना, मैं कैसे खा सकता हूं साहब? उन्होंने वापस कर दिया, वापस करने की कोशिश करी। वो लड़का खड़ा हो गया, उसने दोबारा उनकी आंखों में देखा, और वो ट्रे ली और उनके नाक के नीचे डाल दी, और फिर एक शब्द बोला, ईट, खाओ। पिछले 5 मिनट में तुमने 3 बार बोला है। व्हाट अ फनी कंट्री इज जापान, क्या अजीब देश है जापान। किस लिए तुम चिल्ला रहे हो इतना? हाँ, किस लिए मेरे देश को गाली दे रहे हो कि तुम्हें खाना नहीं मिला? मेरा खाना खा एंड शट अप।
खबरदार एक आपने लफ्ज निकाला मेरे देश के खिलाफ, खाना नहीं मिला ना, यही बात है ना, खाना खाइए, मेरा खाना खाइए, लेकिन मेरे देश के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुना। देखिए साहब, मैं सीधा सवाल पूछता हूं जब मैं ये कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए ये एक सेकंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट में हुआ होता आपके सामने, हम में से कितने हिंदुस्तानी अपनी लंच की ट्रे उस विदेशी को देते कि वो हमारे देश को ना कोसे, हम भी कोसने में शामिल हो जाते। ये फर्क है, और ये है देशभक्ति। जब इस दर्जे की देशभक्ति, भावनात्मक देशभक्ति, मेरा देश मेरे लिए एक स्थान नहीं, वो एक भावना है, और उस भावना के लिए एक सैनिक होने के नाते मैं मर सकता हूं, मैं मार सकता हूं। किसी को शक है इस भावना के बारे में? मैं मर सकता हूं, मैं मार सकता हूं, ये भावना है, इसमें कोई इसमें लॉजिक नहीं है साहब। नहीं कह सकते आप, नहीं गाली दे सकते, लड़ने को तैयार है तो फिर करिए, हिम्मत अदा करिए। जब ये भावना देश में होगी, कोई ताकत इस दुनिया की इस देश को छू नहीं सकती। और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये भावना उजागर हो रही है, और ऐसे जो संस्थाएं हैं हमारी, ये बहुत सेवा कर रही हैं इस किस्म की भावना उजागर करने के लिए। और मेरी आपसे विनती है कि जितनी जल्दी ये भावना पूरे देश के बच्चे बच्चे में फैल जाएगी, और खासकर हमारी मातृशक्ति का सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली माँ हो, माँ सिखाती है, माँ ये पाठ पढ़ाती है, माँ भावना दे सकती है। और जब माताएं हमारी बहनें ये भावनाएं बच्चों में, लड़कों में हमारे डालेंगी, क्या मजाल है पाकिस्तान चीन इनका कॉम्बिनेशन, या 4 और भी साथ आ जाए, ये देश बहुत सक्षम है उनके मुंह तोड़ जवाब देने की। इतना कहकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने इसके ध्यान से मुझे सुना और ये मौका। भारतीय सीमाओं पर मिल रही आंतरिक व बाह्य चुनौतियों पर हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मेजर जनरल गगनदीप बख्शी जी ने एक अच्छे अंदाज में प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कि अभी हाल ही में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो 2 प्रस्ताव पारित किए हैं, उसमें एक प्रस्ताव चीन के बढ़ते खतरे पर भी रहा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अशोक जी जैन साहब से अनुरोध है कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। अभी हम सभी ने माननीय कर्नल जी को सुना। ये कोई भाषण नहीं था, एक जैसे कि अपना अनुभव सुना रहे थे कि, और जैसे किताबी ज्ञान ना हो के प्रैक्टिकल में हमें बताया कि क्या हमारी सेना है, क्या हम हैं और क्या हमें करना चाहिए। और उनने अपने 41 साल की सर्विस में, नौकरी में, सेना में क्या क्या देखा, क्या क्या भोगा, और कहाँ कहाँ युद्ध किए और युद्ध विजय पाई। 62 के युद्ध की पीड़ा उनकी चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके हर चीज से झलक रही थी। तो हेगड़े व्याख्यानमाला, अशांत सीमाएं, बढ़ती चुनौतियां, इनमें ऐसे ही भाव हमारे गुरुजी में आए होंगे, तो उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की। और जो आपकी पीड़ा है, शायद कहीं उनको भी पीड़ा हुई होगी। और इस देश में जो आपने कहा है कि ऐसी संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसी संस्थाएं काम कर रही है, और कहीं विदेशी ताकतों को अपनी सीमा पर सेना है, सेना का खौफ है, और ये भी खौफ है कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था है जो अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और व्यवस्था में लगी हुई है। आपने बहुत ही ओजस्वी और अपने अनुभव सुनाए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए
इनका हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने हमें अपने अनुभव सुनाए। मैं आयोजन समिति का आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया, अध्यक्ष बनाया, एवं सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हालांकि स्मृतियां हमारे माननीय अतिथियों के साथ सदा रहे, इस हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी आशा से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक जी जैन साहब को स्मृति चिन्ह आज के सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय बख्शी जी को माननीय अशोक जी आशा स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आभार हेतु आमंत्रित है व्याख्यानमाला समिति के सचिव श्री राजेश पाटीदार जी। माला के रजत जयंती वर्ष के द्वितीय दिवस पर हमें अशांत सीमा और बढ़ती चुनौतियों पर मार्गदर्शन देने के लिए श्री मेजर जनरल जगनदीप बख्शी का समिति की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक जैन के भी आभारी हूँ। साथ ही प्रांगण में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं एवं प्रशासक का भी व्याख्यानमाला समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। वंदे मातरम हेतु आमंत्रित हैं श्रीमती सुचित्रा पंडित। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले, के बोले मां तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तोमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।